हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जुनून। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेक्चर लेके विद ए न्यू टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज का हम जो टॉपिक लेके जा रहे हैं वो है हमारे पृथ्वी पर किस प्रकार महाद्वीप और महासागरों के नितल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक बेसिन, कॉन्टिनेंटल और ओशन बेसिन का हमारे पृथ्वी पर किस प्रकार निर्माण हुआ, आज का हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, देखिए हमारे पृथ्वी पर क्या है, कहीं पे महाद्वीप है, कहीं पे महासागर हैं। तो ये महाद्वीप और महासागर जो हमारे हैं वो हमारी प्राथमिक संरचनाएं हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं। कैसे हैं? प्राथमिक स्थलाकृति या प्राथमिक उच्चावच हैं। कैसे हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो उसके बाद जो सबसे पहली चीजें बनी वो क्या बनी है? महाद्वीप और महासागर। तो ये उच्चावच हमारे प्राथमिक उच्चावच हैं। ठीक है, हमारे प्राइमरी रिलीफ हैं। तो इनको हम पढ़ना ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि जो द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं जो हम पढ़ेंगे, पर्वत, पठार, मैदान या नदी द्रोणियां, और जो हम किसके हिम, जल या किससे काष्ठ स्थलाकृतियां पढ़ेंगे, इन सब का जो है कनेक्शन वो सबसे पहले हमें महाद्वीप और महासागरों पे ही मिलेंगी। तो महाद्वीप और महासागरों को पढ़ना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए महाद्वीप और महासागर हमारे हैं, उनका वितरण भी असमान है। कहीं पे हम देखिए उत्तरी गोलार्ध में हम देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा स्थल भाग है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हम देखें तो ज्यादा क्या है? जल है। ठीक है, तो इन सब का कैसे निर्माण हुआ, कैसे महाद्वीप बने, कैसे महासागर बने, तो इसको पढ़ने के लिए हमें अलग अलग भूवेत्ताओं के द्वारा दिए गए अलग अलग विचारों को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो हम उन विचारों में जो सबसे पहला जो लेने जा रहे हैं, जो पहली थ्योरी जो हम लेने जा रहे हैं वो है हमारे लॉर्ड कैल्विन की। क्योंकि लॉर्ड कैल्विन की हाइपोथेसिस, लॉर्ड कैल्विन की जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, इसका नाम दिया जाता है गैसियस स्पाइरल नेबुलर हाइपोथेसिस। और ये किससे संबंधित है? इन्होंने पूरी जो हाइपोथेसिस दी थी ये पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में दी थी और उसी से इन्होंने महाद्वीप और महासागरों के निर्माण को भी समझाया था। तो इसे कहते हैं गैसीय सर्पिलाकार निहारिका परिकल्पना। तो इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था वो एक गैसीय और सर्पिलाकार निहारिका से हुआ था, जो बहुत अधिक तप्त थी, जो बहुत अधिक गर्म थी। लेटर ऑन क्या होता है कि इसकी जो ऊपरी जो सतह थी, जैसे ये हमारी तप्त निहारिका है, इसकी जो जैसे ये माने हम, तो इस निहारिका की जो ऊपरी सरफेस जो थी वो क्या थी? बहुत ज्यादा सरफेस, तो मतलब ये तो पूरी पृथ्वी तो पूरी गर्म थी, पर ऊपरी सरफेस जो थी वो क्या होती है? ठंडी हो जाती है लेटर ऑन, निर्माण के काफी समय बाद। तो जब ठंडी होती है तो ठंडी, देखिए कोई भी चीज जब गर्म से जब होगी वो उसमें ठंडी होगी, या फिर गीली चीज जब जो है वो ठोस चीज बनेगी, तो उसमें क्या होता है? संपीड़न होता है, संकुचन होता है। तो इस संकुचन के कारण इसमें ठंडे होने के कारण इसमें संकुचन उत्पन्न हुआ, और इस संकुचन के कारण इसका कहीं तो जो है भाग जो क्या है नीचा रह गया और कहीं भाग ऊपर उठ गया। जैसे इसको माने हम, ये हमारी निहारिका थी, इस निहारिका में क्या हुआ? इसकी जो भारी सतह है, इस भारी सतह पे संकुचन हुआ। कैसे? इसके ठंडा होने के कारण, और इसके कारण ये कहीं पे तो नीचा रह गया और कहीं पे ऊपर उठा रह गया, संकुचन के कारण। और इसके कारण जो भाग नीचा रह गया, जैसे ये भाग क्या है? नीचा रह गया, तो ये नीचा जो भाग रह गया वो तो हमारे क्या बन गए? महासागरों की नितल बनी, महासागरों की क्या बनी? बेसिन बना। और जो भाग ऊंचा रह गया वो हमारा क्या बना? महासागरीय बेसिन बना, महाद्वीपीय बेसिन बना, सॉरी, महाद्वीपीय बेसिन बना। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा महाद्वीपीय और महासागरीय बेसिन। फिर क्या हुआ? जब पृथ्वी पर सघन वायुमंडल बना, या पृथ्वी पर जब जलवाष्प की उत्पत्ति हुई और जलवाष्प के संघनन से बरसात हुई, बारिश होने के कारण क्या हुआ? जब बारिश हुई तो यहाँ पे क्या भर गया? इनमें जल भर गया, और जल भर के हमारे महासागरों का निर्माण हो गया। ठीक है, ये सिंपल सी लॉर्ड कैल्विन ने अवधारणा दी। अब देखिए लॉर्ड कैल्विन ने ये अवधारणा दी, इसका अगर ड्रॉबैक हम देखें, इसके जो हम डीमेरिट्स देखें, तो डीमेरिट्स हम क्या कह सकते हैं? भाई इन्होंने कहा कि पृथ्वी जो थी वो गैसीय से डायरेक्ट क्या बनी? ठोस बन गई।
ठीक है, और ऊपर इसमें संकुचन हो गया। तो अब देखिए इसमें हम तीन चीजें सबसे बड़ी कमी निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये कि अगर महाद्वीप और महासागर जहां आज हैं, ठीक है, अगर वो जब बने थे वो भी वहीं थे, तो क्या होना चाहिए, हमारे जो पर्वत और पठार जो पर्वत बने हैं, हमारे वलित पर्वत बने हैं, इनका निर्माण किस तरह हुआ ये हम बता नहीं सकते। इनके अनुसार तो क्या होना चाहिए कि महाद्वीप और महासागर स्थिर है, जैसे पहले थे वैसे ही आज है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि हमारी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है, या हम जो वेगनार महोदय का पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, उन दोनों की ही ये अवहेलना कर रहा है। तो उन दोनों को ये क्या कर रहा है, गलत साबित कर रहा है, जबकि वो हमारे सबसे रिसेंट और सबसे सटीक क्या है, साक्ष्य हैं पृथ्वी के अंदर महाद्वीप और महासागरीय निर्माण की गतिविधि के, ठीक है। तीसरी बात क्या निकल के आती है कि जो हमारे जो ये हैं, अगर ये ऐसा ही संकुचन और विरलन से, ऐसा ही संकुचन से बने थे, तो संकुचन के बनने के कारण हमने देखा है कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में तो महाद्वीप ज्यादा है, मतलब स्थलभाग ज्यादा है, और दक्षिण गोलार्ध में महासागर ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है? अगर ऐसे ही बना था कि एक बोले हम कि एक यादृच्छिक रूप से कहीं भी स्थल बन गया और कहीं भी महासागर बन गए, तो फिर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में स्थल और जल का जो वितरण है वो समान होना चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं है। तो इस आधार पर लॉर्ड केल्विन की जो अवधारणा है, उसको लॉर्ड केल्विन की अवधारणा को निरस्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो लॉर्ड केल्विन की अवधारणा इस आधार पर निरस्त हो गई। अब लॉर्ड केल्विन के बाद हमारे दूसरे महोदय थे, दूसरे जो हमारे क्या बोलते हैं भूवेत्ता थे, वो भूवेत्ताओं ने भी अपने विचार दिए, ठीक है। उन भूवेत्ताओं में जो दूसरा जो विचार आता है वो आता है लेपवर्थ और लव का। क्या नाम है? लेपवर्थ महोदय, पहले तो इन्होंने दिया, और इनकी अवधारणा में थोड़ा सा संशोधन किया लव महोदय ने। तो लेपवर्थ और लव की अवधारणा, देखिए लेपवर्थ ने भी लगभग वही कहा जो लॉर्ड केल्विन ने कहा था, ठीक है। उन्होंने कहा कि जैसे लॉर्ड केल्विन ने ये कहा, ऐसे ही लेपवर्थ महोदय ने कहा। लेपवर्थ महोदय ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई पृथ्वी जो थी वो जब निर्माण हुआ तब बहुत अधिक गर्म थी, ठीक है। बहुत अधिक गर्म होने के कारण वह उसकी जो भूपर्पट जो ऊपरी भाग है, ये जो आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट जो है वो क्या होने लगा, धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ठंडा होने के कारण इसमें भी संकुचन होने लगा। इसमें संकुचन होने लगा, उस संकुचन के कारण इसमें वलन उत्पन्न हो गया। कैसे? जैसे ये वलन उत्पन्न हो गया, ठीक है, ऐसे वलन उत्पन्न हो गया इसकी। अब देखिए ये वलन ही है, एक तरीके से वलन उत्पन्न हुआ है। ये यहां से भाग उठा हुआ है और ये नीचे धंसा हुआ है, फिर ये ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। और ये देखिए, और ये धंसा हुआ भाग है, ये उठा हुआ भाग है, ऐसे, ठीक है, वलन उत्पन्न हो गया। तो जो वलन उत्पन्न हुआ, इसमें जो उठा हुआ भाग जो था, जिसको क्या बोलते हैं हम, अपनति या एंटीक्लाइन, और जो हमारा धसा हुआ भाग जो है, जो नीचे धसा हुआ है, इसको बोलते हैं हम अभिनति या सिंक्लाइन। क्या बोलते हैं? सिंक्लाइन, ये इन्होंने बोला। तो जो अपनति वाला भाग था, जो उठा हुआ भाग था, वो तो क्या बन गया होगा, महाद्वीप बन गया। और जो धसा हुआ भाग था, जो अभिनति वाला भाग था, वो क्या बन गए, हमारे महासागर। तो ये हमारे महासागर बन गए, और ये उठा हुआ भाग हमारा महाद्वीप बन गया। जैसे ये महाद्वीप बन गया, ये देश है हमारा जो है वो कंटिनेंट बन गया, ये हमारा कंटिनेंट बन गया, बट ये क्या है, ओशियन है, ये ओशियन है, ऐसे ओशियन बन गई। तो ये किसने कहा? लेपवर्थ महोदय ने। तो लेपवर्थ महोदय ने सिंपल लॉजिकल ये दिया। अब देखिए इस अवधारणा के बाद जो हमारे लव महोदय थे, उन्होंने इसमें संशोधन किया। इन्होंने इसमें थोड़ी सी ज्यामिति का प्रवेश करवा दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि ये देखिए, ये हम जैसे लव महोदय का देखें, उन्होंने कहा कि पृथ्वी के अंदर जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या है, वह कहीं पे द्रव्यमान को अंदर खींचती है, या जो भारी चीजें हैं वो नीचे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल का लेती हैं, जो हल्की चीजें हैं उन पे गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। तो पृथ्वी में जो विषमांगी द्रव्यमान है, असमान रूप से जो द्रव्यमान फैला हुआ है, हेटेरोजीनसली जो चारों तरफ डिवाइडेड है, उसमें कहीं पे तो क्या हुआ, जैसे ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो कहीं पे तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो है
उसके ज्यादा लगा कहीं कम लगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भाग तो अंदर धंस गया, जैसे ये भाग था हमारा, ये कहाँ नीचे धंस गया, और जो भाग हल्का था वह ऊपर उठा रह गया, और इसके कारण वलन उत्पन्न हो गया। ठीक है, यानी कोई भाग धंस गया और कोई भाग उठ गया। मगर जो भाग धंसा वो भाग तो क्या बना हमारा, महासागर बना, और जो भाग उठा रह गया वो क्या बना हमारा, महाद्वीप कॉन्टिनेंट बना, और जो धंसा रह गया वो ओशियन बना। मगर इसमें इन्होंने एक पॉइंट और ऐड किया। क्या ऐड किया, इन्होंने कहा कि जो भी महाद्वीप बने हैं वो महासागरों के जस्ट अपोजिट बने हैं। अब आपको ये समझाता हूं मैं, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। तो उनका कहना था कि जैसे हमारा ये अमेरिका महाद्वीप है, जैसे अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है, इसके जस्ट अपोजिट में हम जाएंगे तो हमारा महासागर होगा। यानी कि जो भाग उठा उस भाग के जस्ट अपोजिट में भाग धंसा हुआ, यानी उस भाग में नीचे अभिनति हुई, और जो भाग उठा वो अपनति था, तो अभी अपनति के जस्ट अपोजिट अभिनति हुई। जैसे ये भाग हमारा है, इसमें क्या हुई है, अभिनति हुई है, यानी ये सबसिडेंस हुआ है, नीचे गया है, तो ये भाग हमारा ऊपर उठा है। जैसे ये भाग हमारा अभिनति हुई है, ये धंसा है, तो ये भाग हमारा उठा है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जो स्थल खंड हमारे हैं उनके जस्ट अपोजिट में क्या है, महासागर है, यानी महाद्वीप के जस्ट अपोजिट में महासागर है। अब इसके हम एग्जाम्पल देखें तो ये बात इनकी कहीं ना कहीं सटीक बैठती है। देखिए, ये हमारा अफ्रीका है, और इस अफ्रीका महाद्वीप के हम जस्ट अपोजिट में देखें तो हमारा अफ्रीका का जो सेंटर लाइन हम देखें, तो अफ्रीका के जो सेंटर लाइन पे हम देखेंगे कि ये कितने डिग्री के आसपास आ रहा है। इसके जस्ट अपोजिट में, हम अक्षांश के अपोजिट में देखें तो हमारा ये एरिया आता है। देखिए, ये हमारा अफ्रीका है, और अफ्रीका के यहां मैं रोक लेता हूं तो ये हमारा महासागर है। कौन सा महासागर है, ये हमारा नॉर्थ पैसिफिक यानी पैसिफिक ओशियन है। तो इस आधार पे हम इनकी कुछ बात को हम सच मानते हैं कि भाई जो महाद्वीप बने उनके जस्ट अपोजिट में महासागर आज भी दिखाई देते हैं, ठीक है। मगर यह थ्योरी भी रिजेक्ट की जा सकती है, और की गई है। क्यों की गई है, क्योंकि इन्होंने भी एक ही बात कही कि जहां महाद्वीप बने थे वहीं महासागर है, जहां महासागर बने थे वहीं महाद्वीप है, ठीक है। दूसरा, लेपवर्थ महोदय ने जो इसमें क्या था, मैं एक लाइन और ऐड करूं कि लेपवर्थ महोदय ने अपने जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत के लिए कुछ साक्ष्य दिए थे। क्या साक्ष्य दिए थे, इन्होंने कहा कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका जो हमारा है, इस नॉर्थ अमेरिका के को जो बना है वो हमारे अपनति का ही भाग है, ठीक है, अपनति का भाग है। और जिसके दोनों किनारों पे, नॉर्थ अमेरिका जो है, मान लो ये हमारा अपनति है पूरी, इस अपनति के जो दोनों किनारे हैं इन पे हमें क्या मिलते हैं, पर्वत मिलते हैं। और पर्वत कौन से हैं, इधर तो मिलता है रॉकीज, और इधर मिलता है हमारा क्या, अपलेशियन, और ये क्या हमारा नॉर्थ अमेरिका। एक साक्ष्य तो इन्होंने ये दिया। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो हमारा अटलांटिक ओशियन है वो अपनति का भाग है, क्या, अभिनति का भाग है, ठीक है। एंड सिंक्लाइन जो है हमारा उसका भाग है क्या, कि भाई ऐसे उन्होंने कहा कि ये हमारा क्या है, अटलांटिक ओशियन है, और ये क्या है हमारा सिंक्लाइन, सिंक्लाइन यानी अभिनति है। और इसके दोनों छोर, दोनों जो और जो है वो क्या है, एंटिक्लाइन है, अभिनति है, अपनति है, सॉरी, ये अपनति अभिनति का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसको इंग्लिश में याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। ये एंटिक्लाइन है और ये सिंक्लाइन है। और ये एंटिक्लाइन क्या है, ये एंटिक्लाइन है, इधर तो हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, और इधर हमारा क्या है, इधर हमारा यूरोप है, और साथ में क्या है, यूरोप के साथ अफ्रीका है। तो ये इन्होंने इस संबंध में लेपवर्थ महोदय ने साक्ष्य दिया कि भाई ऐसे जो है महाद्वीप और महासागर बने। मगर इसको भी हम गलत ठहरा सकते हैं। इसकी कमी क्या है कि एक तो इन्होंने बताया कि महाद्वीप महासागर बिल्कुल स्थिर है, जैसे पहले थे वैसे ही आज है। दूसरा, वही बात कि विषमांगी रूप से क्यों बने, सब जगह महाद्वीप महासागर एक जैसे क्यों नहीं बने। तीसरी बात क्या कहते हैं कि इससे पर्वत निर्माण की जो गतिविधि है उसका कहीं स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए लेपवर्थ और लव महोदय का सिद्धांत भी रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे जो तीसरी जो थ्योरी आती है लेपवर्थ और लव महोदय के बाद, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें हमें बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, ठीक है।
तो ये हमारी जो चौथी जो हाइपोथेसिस है, तीसरी जो हमारी हाइपोथेसिस है वो है हमारे लोथियल ग्रीन की चतुष्फलक परिकल्पना। क्या नाम था इनका? लोथियल ग्रीन, लोथियल ग्रीन की चतुष्फलकीय अवधारणा। ठीक है, चतुष्फलकीय अवधारणा थी, टेट्राहेड्रल, इंग्लिश में इसको बोल देंगे टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस ऑफ लोथियल ग्रीन, ठीक है, ये थर्ड अवधारणा थी। अब देखो यहां पे हमें दो चीजें समझनी है कि पहली बात तो ये कि चतुष्फलक होता क्या है। देखिए चतुष्फलक हमारी ये चतुष्फलक की संरचना है। चतुष्फलक क्या होता है? चतुष्फलक में चार समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी क्या तीनों भुजाएं समान हो, और इन तीनों भुजाएं समान वाले समबाहु त्रिभुज में के जैसे ही अगर चार समबाहु त्रिभुज आपस में जोड़ दिए जाएं तो हमारा चतुष्फलक बन जाता है। अब इसको हिंदी में समझिए, हिंदी के स्टूडेंट समझेंगे चतुष और फलक मतलब जिसमें चतु मतलब चार फलक हों, जिसकी चार सरफेस हों, वो क्या कहलाएगा? हमारा चतुष्फलक कहलाएगा। तो ये हमारा चतुष्फलक ऐसा होता है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि चतुष्फलक के बारे में इन्होंने बताया कि चतुष्फलक की एक खास बात होती है। क्या बात होती है? देखो हमारा जो गोला होता है, जैसे ये हमारा गोला है, इसको हम अगर गोला है हमारा, ठीक है, तो गोले की क्या खास बात होती है? इसके अंदर विशेषता होती है कि इसका जो सरफेस एरिया जो होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, वह इसके आयतन की तुलना में कम होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो छोटी है, बल्कि इसके अंदर जो मैटर है वो ज्यादा आ सकता है। इसका आयतन जो है, यानी इसके अंदर कितना ज्यादा द्रव्यमान आ सकता है, वो इसका आयतन है। वो आयतन जो है वो इसका क्या है? इसके अंदर कितनी चीजें भरी जा सकती हैं। तो लीटर में जैसे हम कहें कि ये मान लो 2 लीटर आयतन है, मगर इसका सरफेस एरिया कम है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो गोले की विशेषता होती है। जबकि जो हमारा चतुष्फलक होता है, उस चतुष्फलक के क्या होता है? देखिए चतुष्फलक के जैसा मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने एक संरचना बनाई है। ये हमारा चतुष्फलक है, ठीक है, इसके चार फलक हैं, 1 2 3 और 4। तो ये जो चतुष्फलक है इसका आयतन तो कम होता है, ठीक है, पर इसका जो सरफेस एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सरफेस ज्यादा है। ये देखिए 4 सरफेस हैं और इसका अंदरूनी जो आयतन है वो कम है, पर इसका क्या है? सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ये हमारे चतुष्फलक की विशेषता होती है। ठीक है, तो दो बातें आगे लेके चलेंगे हम कि चतुष्फलक का आयतन कम होता है और सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अब लोथियन ग्रीन महोदय ने अपनी जो टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस दी उसमें क्या कहा इन्होंने कहा कि हमारी जो पृथ्वी थी, जो शुरुआती जब कंडीशन थी, तो शुरुआती कंडीशन में पृथ्वी जो थी हमारी गोल ही थी और बहुत अधिक गर्म थी। परंतु जब जैसे जैसे तापमान कम होता गया, पृथ्वी ठंडी होती गई, तो पृथ्वी की जो भारी सतह थी, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी की हमारी जो भारी सतह थी, ये सतह ये तेजी से क्या हुई? ठंडी हो गई। समझ रहे हैं आप? जो हमारी भूपर्पटी है उसका निर्माण हुआ। तो जो भारी सतह थी वो तेजी से ठंडी हो गई और भूपर्पटी का निर्माण हुआ और इसमें संकुचन उत्पन्न हो गया। जितना इसको संकुचित होना था उतना इसमें संकुचन हो लिया। ठीक है, मगर जो हमारी जो आंतरिक भाग था वह धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। जो हमारा पृथ्वी का जो आंतरिक भाग था वह भी गर्म था, मगर वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। ठीक है, तो इस ठंडा होने के क्रम में क्या हुआ कि इसके धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इसमें ठंडा होता गया, संकुचित होता गया, ठंडा होता गया, संकुचित होता गया, और एक टाइम बाद इसमें इतना अधिक संकुचन हो गया, इसका इतना अधिक संकुचन हो गया कि इसमें आयतन जो है वो बहुत ही कम हो गया इसका। अब इसका आयतन कैसे कम हुआ? जैसे मैं प्लास्टिक की एक बोतल लूं, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल जैसी वो नॉर्मल शेप में है वैसे के वैसे एक तो उसको रख दूं, दूसरा मैं उस बोतल को, जैसे हमारी बिस्लरी की बोतल आती है वो इजीली आप कंप्रेस करेंगे तो इजीली कंप्रेस हो जाएगी। अब उसको मैं दबा देता हूं, मैं उसको भींचता हूं ऐसे, तो दबाने पे क्या होगा? वो संकुचित होगी। अब एक बात बताइए, अगर उसमें 1 लीटर पानी आ रहा था तो क्या अब 1 लीटर पानी आ सकता है?
अगर मैंने उसको बीच से दबा दिया तो 1 लीटर पानी नहीं आ सकता है, मगर उसका जो सरफेस एरिया था, वो सरफेस एरिया जो था वो क्या रहेगा, वो सरफेस एरिया तो उसका उतना ही रहेगा, सरफेस एरिया तो कम नहीं हो सकता, मगर वो आयतन कम हो गया। तो वैसे ही इसका हुआ कि पृथ्वी जो थी वो अंदर से संकुचित होती गई, और संकुचित हो जाने से इसका आयतन तो कम हो गया मगर इसका सरफेस एरिया ज्यादा रहा। ठीक है, इस सरफेस एरिया की वजह से क्या हुआ कि हमारा जो संकुचन इतना अधिक था कि संकुचन ज्यादा होता गया। फिर बाद में क्या होता है कि जो हमारी भूपर्पटी जो थी, जो हमारी बाहर की परत थी, वो उतनी संकुचित नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इसमें जितना संकुचन होना था, एक तो पतली परत थी, तो पतले भाग को आप कितना संकुचित करोगे, जितना होना था उतना हो गया था। तो इसके और भूपर्पटी के बीच में क्या रह गई, जगह बन गई। लेटर ऑन क्या हुआ कि हमारी जो भूपर्पटी है, इसकी जो ऊपरी जो ये परत है भूपर्पटी, इसका भी किसके ऊपर, हमारे जो आयतन वाली, कम आयतन वाली जो आंतरिक भाग था उसके ऊपर इसका क्या हो जाता है, कोलाइड कर जाती है ये। ठीक है, जो जैसे ये हमारा बाहरी भाग है और ये आंतरिक भाग मान लो हमारा ऐसे संकुचित हो गया और इसका आयतन कम हो गया मगर सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, तो यह फिर इस पे कोलाइड करना शुरू हुई और यह भी इसके चिपक गई, और चिपक करके इसने चतुष्फलकीय संरचना का रूप धारण कर लिया। हमारी पृथ्वी लगभग चतुष्फलकीय बन गई, मतलब 4 फलक उत्पन्न हो गई। इन्होंने पृथ्वी को गोल नहीं माना, इन्होंने पृथ्वी को माना चतुष्फलकीय। अब जो चतुष्फलकीय जो इन्होंने कहा, और वह चतुष्फलक जो है वो पूर्णतः अपने रूप में आज भी नहीं आया है। इनके अकॉर्डिंग वह चतुष्फलक संरचना अब भी बन रही है, क्योंकि पृथ्वी जो है उसका धरातल बड़ा ही विषम है, और इसकी वजह से पृथ्वी पूर्णतः चतुष्फलक को प्राप्त इजीली नहीं कर सकती है। इसलिए पृथ्वी में आज भी चतुष्फलक जो है उसका निर्माण हो रहा है। पृथ्वी आज भी चतुष्फलकीय संरचना को प्राप्त कर रही है, ये इन्होंने कहा। देखिए, चतुष्फलकीय जो संरचना थी, इसके बनने के बाद इन्होंने कुछ बातें कही। वो ये कही कि चतुष्फलकीय जो संरचना थी, उस संरचना में हमारी में क्या हुआ कि चतुष्फलकीय संरचना, ये देखिए मैं इसको लाता हूं, इस चतुष्फलकीय संरचना से आगे क्या हुआ वो देखिए। हम इसको लेते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए, मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं, ये हमारी चतुष्फलक है और इसमें हमारे ये देखिए, सॉरी, इसको ऐसे पकड़ना ज्यादा ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा ये चतुष्फलक बना, इस चतुष्फलक में जो महासागरों की उत्पत्ति हुई वह कहां पे हुई। हमारे चतुष्फलक के जो चारों फलक वाले भाग हैं वो क्या थे, इसके जहां चारों त्रिभुज मिल रहे हैं, किनारे जो हैं, देखिए ये किनारे हैं, ये किनारे हैं, ये क्या है, फलक, एक फलक, 2 फलक, 3 और एक पीछे ये वाला। ठीक है, तो 4 फलक है। तो इन्होंने बताया कि जो ये फलक हैं, इन फलक, ये फलक देखिए, जैसे इसमें मैंने अभी जो चतुष्फलक बनाया, इसमें ये धसे हुए भाग हैं, जैसे ये हमारा धसा हुआ भाग है, ये हमारा धसा हुआ, ये हिंद महासागर का भाग देख रहे हैं आप, ये धसा हुआ है, ये अटलांटिक महासागर देखें, धसा हुआ भाग है, और इसकी जो किनारे हैं वो क्या हैं, किनारे जो हैं वो उठे हुए भाग हैं। तो जो धसे हुए भाग थे, जो फलक थे, वो बन गए महासागर। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने 4 महासागरों का निर्माण बताया, चारों फलक पे 4 महासागर। कौन सा, ये देखिए, ये कौन सा महासागर है हमारा, हिंद महासागर। ये हमारा कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। इसके पीछे कौन सा है, प्रशांत महासागर। ठीक है, और जो सबसे ऊपर हमारा बना है उत्तरी ध्रुव के पास, वो हमारा अटलांटिक महासागर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कौन सा है, अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक नहीं, सॉरी, आर्कटिक महासागर है। ठीक है, तो ये हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक, और ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव के पास हमारा आर्कटिक, ये देखिए आर्कटिक सी है। ठीक है, तो इससे इन्होंने बताया कि ये जो फलक हैं ये तो महासागर बन गए, और जो ये 3 जो किनारे वाले भाग हैं, देखिए ये जो किनारे वाले भाग हैं, ये और ये 3 किनारे हैं। ऊपर के जो 3 किनारे वाले भाग हैं, जिन्हें 3 शीर्ष कहा गया, जो 3 जो शीर्ष हैं, वो 3 शीर्ष 3 शील्ड का निर्माण करते हैं। मैंने जब पेलियो ज्योग्राफी बताई थी, आप पिछले वीडियोस में देखेंगे, तो मैंने बताया था कि शील्ड क्या होती है। शील्ड जो होती है वो हमारा पृथ्वी का एक पुराना और कठोर और सबसे स्थायी भाग था, जो सबसे पहले बने, क्रेटोन बने और शील्ड बने। तो जो शील्ड जो थी हमारी, वो सबसे पुराना स्थलखंड था। तो 3 स्थलखंड कौन कौन से इन्होंने बताया, 3 शीर्ष से। पहला बाल्टिक शील्ड,
दूसरा, साइबेरिया में हमारी अंगारा शील्ड, ये हमारी साइबेरिया है, साइबेरिया में ये हमारी अंगारा शील्ड, ये बाल्टिक शील्ड और ये हमारी कनाडन शील्ड। तो 3 शील्ड हमारी उत्तर में बनी, और दक्षिण में हमारा जो नीचे जो पॉइंट वाला पार्ट जो है, चौथा शीर्ष जो है, वो हमारा क्या बना, अंटार्कटिका बना, अंटार्कटिका शील्ड बनी। तो ये 4 हमारी शील्ड बनी, ठीक है, किन से, शीर्ष से, 4 शीर्ष से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो उत्तर में बनी, ये बाल्टिक, ये कनाडियन शील्ड, ये साइबेरिया में हमारी अंगारा शील्ड और ये हमारी अंटार्कटिका शील्ड। इसमें देखिए आप, इसमें आपको क्लियर दिखेगा, ये देखिए, ये क्या है, हमारी कनाडियन शील्ड, ये हमारी यहाँ पे जो इस पॉइंट से बनी वो कौन सी बनी, हमारी बाल्टिक शील्ड, और जो ये बनी हमारी, ये किससे बनी, हमारी साइबेरिया की अंगारा शील्ड। क्लियर। इसके अलावा जो हमारे ये किनारे वाले जो भाग थे, ये जो हमारे किनारे हैं, ये किनारे जो हैं, इन किनारों से हमारे 4 किनारे जो हैं, इन 4 किनारों से हमारे 4 महाद्वीप बने, 4 महाद्वीप संरचनाएं बनी। कैसे बनी, देखिए, जो साइबेरिया, ये जो अंगारा वाला जो किनारा था, इसके चारों तरफ और इसके पास हमारा बना एशिया, और उसके दक्षिण में बना ऑस्ट्रेलिया। यानी ये देखिए, ये जो साइबेरिया वाला हमारा जो पार्ट था, जो हमारा साइबेरिया पार्ट था एशिया का, यहां पे एशिया बना, जो एशिया का विस्तार मान लो हम, ये पूरा एशिया का विस्तार माने, ठीक है, तो ये हमारा एशिया का विस्तार यहाँ है। और ये नीचे की तरफ आते आते क्या हुआ, पतले होते जा रहे हैं। इससे नीचे मान लो ये ऑस्ट्रेलिया बन गया हमारा। देखिए, आप देखिए इसमें, ये साइबेरिया और ये किनारे वाला जो पार्ट है वो क्या बना, एशिया ऊपर, और उत्तर में एशिया, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया। किसके चारों ओर बना, ये अंगारा शील्ड, साइबेरियन शील्ड के चारों ओर। ये देखिए, इसके बाद जो हमारा दूसरा किनारा है, जो हमारा बाल्टिक शील्ड वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये बाल्टिक शील्ड है। इस बाल्टिक शील्ड के चारों तरफ, जैसे ये बाल्टिक शील्ड है हमारी, तो इस बाल्टिक शील्ड के चारों तरफ क्या बना, यूरोप, और यूरोप के दक्षिण में बना अफ्रीका। किस पार्ट पे, इस किनारे वाले पार्ट पे, क्योंकि ये दोनों पार्ट तो अटलांटिक और जो हिंद महासागर है ये तो धसे हुए हैं, तो ये तो महासागरीय भाग है, फलक तो महासागरीय भाग है, और किनारा हमारा क्या है, महाद्वीपीय भाग। तो ये हमारा यूरोप और ये अफ्रीका। देखिए इसमें बना हुआ है, ये अफ्रीका है हमारा और ये यूरोप है। आप इसको देखिए, ये चतुष्फलकीय है। जो तीसरा हमारा था कनाडियन शील्ड जो था हमारा, इस कनाडियन शील्ड में, ये कनाडियन शील्ड है, इसके पास वाला जो किनारा है ये, इसमें ऊपर बना नॉर्थ अमेरिका उत्तर में, और दक्षिण में बना साउथ अमेरिका। ये देखिए, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा पार्ट बना, ये उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका बना कनाडा शील्ड के पास, और ये वाला जो हमारा पार्ट बना बाल्टिक शील्ड के पास, वो अफ्रीका और यूरोप का बना। और जो हमारा ये वाला जो पार्ट बना साइबेरिया अंगारा का पार्ट, इसके नीचे जो है हमारे ऑस्ट्रेलिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया बने, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियर आपको इससे हो गया होगा कि ये हमारा इंडियन ओशन, ये अटलांटिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन, और इसके पीछे जो चौथा फलक हमारा है, ठीक है, चौथा फलक जो हमारा है वो है क्या है, प्रशांत महासागर, जो इसके पीछे की तरफ है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, दिखाई नहीं दे सकती इस पे बोर्ड पे। तो ये हो गया। ये किसने कहा, हमारे लुथियन ग्रीन महोदय ने। तो इस तरीके से इन्होंने पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों के वितरण को समझाया, ठीक है। अब इनके जो महाद्वीप और महासागर वितरण की जो अवधारणा थी, उसके भी इन्होंने, इसके पीछे जो है ना, इन्होंने कुछ साक्ष्य दिए थे, ठीक है दोस्तों। तो इन साक्ष्य के बारे में हम देखें तो क्या क्या साक्ष्य दिए गए इसके बारे में, तो वो हम इसके साक्ष्य पढ़ते हैं। तो देखिए साक्ष्य क्या थे, इन्होंने कुछ जिन आधारों को जो पहले लिया था, जिस आधार पे इन्होंने चतुष्फलकीय संरचना दी, उसके कुछ आधार थे। आधार क्या थे, पहला आधार इनका ये था कि जो महाद्वीप और महासागर जो है उनका वितरण बड़ा असमान है। कैसे, कि हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध का लगभग 75 जो है, अधिकतर भाग जो क्या है, स्थल है, और जो हमारे टोटल पृथ्वी का जो स्थल खंड है, जो महाद्वीपीय भाग है, उसका 75% उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध क्या है, महासागरीय भाग है और जलीय भाग है। तो इसके पीछे जो साक्ष्य, जो ये कथन है, इस कथन को इन्होंने कहां पे प्रूव किया, यहां पे। कैसे प्रूव किया इन्होंने, कि ये देखिए, अगर हम देखें तो हमारा उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें कनाडन शील्ड, साइबेरियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड, यानी कि जो 4 जो शील्ड हैं, और जो हमारे मेजर जो कॉन्टिनेंट है, एशिया ले लें, नॉर्थ अमेरिका ले लें, यूरोप ले लें, तो मेजर कॉन्टिनेंट जो हमारे हैं वो
किसके ऊपर हैं? विषुवत से उत्तर की ओर हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा हमारे स्थलीय भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि शील्ड जो बनी है वो किन से बनी है? शीर्ष बिंदुओं से, और उनके चारों ओर महाद्वीप बने हैं। तो एक तो ये साक्ष्य दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो हमारा आर्कटिक जो ओशियन है, उत्तरी भाग है, ये ओशियन बना है, जबकि दक्षिणी भाग जो हमारा है वो क्या बना है? अंटार्कटिका बना है। तो दक्षिणी भाग तो स्थलखंड है, जबकि उत्तरी भाग जो है वो क्या है? महासागर है। और वो बात इसमें साबित हो जाती है। कैसे? क्योंकि इसलिए हो जाती है क्योंकि महासागर किससे बनाए? इन्होंने फलक से। और जो फलक से महासागर बनाए हैं वो महासागर उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक जो है वो ओशियन का रूप लेता है, नहीं ना कि ये स्थलखंड का, क्योंकि स्थल तो इन्होंने किससे निर्मित बनाए? शीर्ष से। इसलिए अंटार्कटिका चूंकि एक शील्ड से बना है, ठीक है, शीर्ष से बना, इसलिए एक शील्ड है और ये क्या है? स्थल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इनका क्लियर हो जाता है। तीसरा इन्होंने पॉइंट दिया दोस्तों कि हमारे आज भी ये देखने में को मिलता है, आप देखेंगे जब ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में आपको दिखाई देगा कि जो हमारे जितने भी महाद्वीप हैं उनको अगर एक साथ लें, अगर जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तो ये लगभग एक त्रिभुज का शेप बनाते हैं। आप अफ्रीका को ले लीजिए, ये भी लगभग एक त्रिभुज का शेप बनाता है। आप एशिया को ले लीजिए तो नीचे आते हुए ये भी एक त्रिभुज का शेप बनाता है। कैसे? कि इनका ज्यादातर जो हमारे महाद्वीप हैं उन महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है वो तो क्या है? आधार है, और इनका शीर्ष जो है वो कहाँ है? दक्षिण की ओर है। तो इस आधार पर हमारे जो आज भी ज्यादातर महाद्वीप हैं वो त्रिभुजाकार संरचना बनाते हैं। चाहे आप उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को ले लीजिए, अफ्रीका ले लीजिए, एशिया ले लीजिए। तो वही बात इन्होंने क्लियर कर दी। कैसे? कि इन्होंने बताया कि शीर्ष भाग जो थे वो तो क्या थे? शील्ड। शीर्ष से शील्ड बनी। अभी कनाडन जो शील्ड बनी, यहां से क्या निर्माण शुरू हो गया? नॉर्थ अमेरिका का। और नीचे आते 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 क्योंकि ये किनारों पे बने हैं तो ये सकड़े भाग हो गए। क्यों? देखिए किनारे संकुचित होते हैं, ठीक है। अगर एक गोल होती तो हम मान लेते फैल रहा है। इन्होंने कहा कि ये जो है वो कैसी थी? चतुष्फलकीय थी। तो इसलिए उत्तर में तो इनके भाग चौड़े हैं और दक्षिण में सकड़े हैं। यहां से जो बनाया एशिया को, तो एशिया को इन्होंने लिया कि उत्तर में तो इसका आधार है और दक्षिण में क्या है? इसका शीर्ष है। ये जैसे एशिया को लिया इन्होंने। इसी तरह इन्होंने लिया कि भैया जो हमारा यूरोप बना है, ये यूरोप भी देखो शीर्ष पे यहाँ है और नीचे आते आते सकड़ा हो रहा है। अफ्रीका भी नीचे आते आते सकड़ा हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने जो त्रिभुजाकार संरचना जो आज दिखाई देती है वैसी ही संरचना का निर्माण इन्होंने करके बताया। दूसरा, हमारे जो महासागर हैं वो आज महासागरों की अगर आप संरचना देखें तो महासागर भी हमारे जो हैं वो ज्यादातर क्या है? त्रिभुजाकार है। फर्क क्या है कि अगर हमारे महाद्वीप जो हैं उनका आधार ऊपर है और शीर्ष नीचे है, तो हमारे जो महासागर हैं उनका आधार तो नीचे है यानी दक्षिण में है और शीर्ष जो है वो उत्तर में है। जस्ट अपोजिट टू द कॉन्टिनेंट्स। देखिए जैसे हम देखें हमारे किसको देखते हैं हम, देखिए इंडियन ओशियन को देख लीजिए। तो इंडियन ओशियन का देखिए आधार कितना चौड़ा है, ठीक है, और ऊपर शीर्ष क्या है? नुकीला है। आप पैसिफिक ओशियन को ले लीजिए। पैसिफिक ओशियन यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर कितना चौड़ा है, ऊपर आके ये सकरा हो जाता है, तो ये भी त्रिभुजाकार है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि महाद्वीप के साथ साथ महासागर भी त्रिभुजाकार है, और वो इस चीज में साफ हो जाता है। कैसे? ये देखिए, क्योंकि हमारे जो महासागर बने हैं वो किससे बने हैं? हमारे महासागर बने हैं फलक से, और फलक के जो चारों ओर का भाग है वो क्या है? त्रिभुजाकार है। संरचना बिल्कुल मैंने गंदी कर दिया है, बहुत खराब कर दिया है, मगर आप समझिए इसको, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो ये महासागर बने हैं ये महासागर त्रिभुजाकार हैं। तो ये बात भी इनकी क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने जो अगली बात बोली, उन्होंने अगली बात बोली कि आर्कटिक जो है वो मैंने आपको बताया कि ये आर्कटिक जो है वो ओशियन है और ये स्थल से घिरा हुआ है, और जबकि अंटार्कटिका जो है वो क्या है? स्थल है और ये जल से घिरा हुआ है। इसके चारों रॉस सागर है। कौन सा है? रॉस सागर। और ये जो है वो जल भाग है और वो स्थल से घिरा हुआ है। तो वो बात भी क्लियर हुई कि भाई उत्तर में तो जल क्यों हुआ और दक्षिण में स्थल क्यों हुआ। मतलब उत्तर में आर्कटिक ओशियन बना, नीचे अंटार्कटिका क्यों बना? इसके पीछे इन्होंने कारण दिया कि ये तो बना है शीर्ष से और ये बना है आर्कटिक ओशियन फलक से। तो फलक वाला भाग तो ओशियन है, शीर्ष वाला भाग क्या है? स्थल है। तो इस तरीके से इनकी बातें क्लियर हुई। अब देखिए इनके जो अवधारणा थी ये कुछ हद तक बिल्कुल सही भी साबित होती है। कैसे? कि स्थल और जल के जो
एक तरीके से वितरण जो है यह उसके बारे में कुछ हमें बहुत अच्छी जानकारी भी प्रदान करता है। किसका? हमारे लोथियन ग्रीन महोदय का जो विचार है ये हमें इस बारे में अच्छी जानकारी भी प्रदान करता है, परंतु इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है कि पृथ्वी जो है वो चतुष्फलकीय नहीं है। देखिए, अगर पृथ्वी चतुष्फलकीय होती हमारी तो देखिए क्या होता कि पृथ्वी जो परिभ्रमण कर रही है, जैसे हमारी ये ग्लोब है, हमारी पृथ्वी जो परिभ्रमण कर रही है, तो इसका जो परिभ्रमण जो है वो और इसकी जो घूर्णन गति है वो, ये दोनों संभव ही नहीं थी अगर यह चतुष्फलकीय संरचना होती। क्यों? क्योंकि यह अपने अक्ष पे स्टेबल ही नहीं हो सकती थी। अक्ष पे स्टेबल कैसे होती? इसको तो अपने एक शीर्ष पे टिका हुआ रहना पड़ता, और एक शीर्ष पे इसका गोल मूवमेंट होना संभव नहीं था। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या हो सकती है कि पृथ्वी इतनी तेजी गति से घूर्णन कर रही है, इतनी तेज गति से घूर्णन भी कर रही है और परिभ्रमण भी कर रही है कि उसकी वजह से जो है पृथ्वी पर इतना अधिक संकुचन या संपीड़न नहीं हो सकता। जो हमने बताया था कि अंदरूनी भाग बहुत ज्यादा संपीड़ित हो जाता है और भारी परपटी उस पर आके चिपक जाती है और इससे चतुष्फलक बन जाता है, तो वो संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी जो है उसकी इतनी तेज घूर्णन गति पर ग्लोब जो गोल है उसका हमारे का ऐसा चतुष्फलकीय संरचना बन जाना संभव ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे लोथियन ग्रिड की जो संकल्पना थी, उस लोथियन ग्रिड की संकल्पना में कुछ कमियां थी। तो देखिए, एक बार फिर से आप देख लीजिए, एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए। हो सकता है आपके पास ये प्रॉपर डायग्राम दिखाई ना दिया हो। ये मेरी जो संरचना है ये क्या है? हमारा चतुष्फलक है। ठीक है, इस टेट्राहेड्रल के हमारे देखिए ये हमारा हिंद महासागर है, इसके दूसरी सरफेस पे क्या है? हमारा क्या है? अटलांटिक महासागर है, तीसरे फलक पे प्रशांत महासागर है और चौथे पे हिंद महासागर है। और ये जो शीर्ष वाले भाग जो हैं हमारे, इनमें देखिए ये वाला भाग क्या है? हमारा बाल्टिक शील्ड बना है। ठीक है, किस किस के बीच में बना है? अटलांटिक और हिंद के बीच में। और इसके जो किनारा वाला जो भाग बना, मैंने बताया 3 शील्ड बनी है, जो वो 3 शीर्ष से बनी है। बाल्टिक शील्ड ये हमारी हो गई कौन सी? साइबेरिया की अंगारा शील्ड। और जो तीसरा शीर्ष है हमारा उससे बनी है कनाडन शील्ड। और जो किनारे वाले भाग हैं वो इनसे उठे हुए भाग हैं, फलक से उठे हुए भाग जो किनारे वाले भाग है, देखिए लगभग वैसी ही शेप बनाई है मैंने। तो ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया बना, साइबेरिया अंगारा शील्ड के चारों ओर और किनारे पे। दूसरा हमारा जो कनाडन शील्ड था वो ये बना, नीचे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और जो हमारा बाल्टिक शील्ड जो था उसके नीचे अफ्रीका और यूरोप का किनारे वाला पार्ट बना। और जो सबसे नीचे का जो शीर्ष था हमारा, यहाँ पे हमारा क्या बना दोस्तों? अंटार्कटिका बना हमारा। ठीक है, ये अंटार्कटिका बना। और जो ऊपर का जो हमारा फलक है, जो सबसे ऊपरी जो फलक है, सबसे उत्तरी जो हमारा क्षेत्र है वो है हमारा आर्कटिक सी, जो कि हमारे उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। ठीक है, और नीचे जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका बना। तो इस तरीके से हमने आपको ये चतुष्फलकीय मैंने संरचना बताई है, आप इसको देख सकते हैं। बोर्ड पे आप देखिए, बोर्ड पे भी आपको चतुष्फलकीय संरचना ऐसी ही दिखाई देगी। तो हमारा जो चौथा जो इसमें हमारा 4th नंबर का जो हमारा सिद्धांत आता है वो हमारा किसने दिया था? F.B. टेलर महोदय ने। F.B. टेलर महोदय ने जो था, इनका सिद्धांत जो था, इसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन। तो यह सिद्धांत हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? ये देखिए आप, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इससे पहले के जो हमने 3 सिद्धांत पढ़े उनमें कहीं भी हमने नहीं कहा कि महाद्वीप और महासागरों की कोई गति हो रही है, महाद्वीप कहीं एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित हो रहे हैं। मगर F.B. टेलर महोदय ने 1908 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, फर्स्ट पोस्टुलेटेड ऑन 1908। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने इसको 1908 में पोस्टुलेट किया, प्रतिपादित किया, और 1910 में यह प्रकाशित हुआ। ये महोदय जो थे F.B. टेलर, ये पहले भूवेत्ता थे जिन्होंने कहा कि महाद्वीप जो है उनका विस्थापन हो रहा है। महाद्वीप जहां पहले अवस्थित थे पृथ्वी पर, वहां आज नहीं है, जहां आज है वहां पहले नहीं थे। तो ये जो महाद्वीपीय विस्थापन की बात जो सबसे पहले करी वो F.B. टेलर महोदय ने करी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने देखा कि इन्होंने जो ये जो सब चीजें दी, इन्होंने इस सिद्धांत के पीछे इन्होंने एक वजह दी। क्या दी F.B. टेलर महोदय ने? इन्होंने बोला कि हमारा जो महाद्वीप जो है उस पे तृतीयक युग के जो पर्वत जो निर्मित हैं, उन तृतीयक युग के पर्वतों का व्याख्या करने के लिए इन्होंने क्या किया? यह सिद्धांत दिया
तृतीयक युगीन जो हमारे नवीन वलित पर्वत हैं, जैसे हिमालय हैं, हमारे एल्प्स हैं, रॉकीज हैं, एंडीज हैं। मगर इसमें इन्होंने दो इनके ऑब्जर्वेशन थे। पहला ऑब्जर्वेशन इनका क्या था, इन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि देखिए हमारे कुछ जो हमारे क्या है, कुछ हमारे जो पर्वत हैं, मान लिया ये हम मान लें कि यह उत्तरी अमेरिका है और यह दक्षिण अमेरिका है, तो कुछ हमारे जो पर्वत हैं वो कैसे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर हैं। जैसे यहाँ रॉकीज है और यहाँ क्या है, एंडीज है दक्षिण अमेरिका में। तो इन्होंने पहले तो ये ऑब्जर्वेशन किया। दूसरा इन्होंने देखा कि अगर हम एशिया और यूरोप के भागों में देखें तो हम देखेंगे कि कुछ जो हमारे पर्वत हैं वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। और ये कौन सा है, जैसे हमारा हिमालय है, एल्प्स पर्वत हैं हमारे यूरोप के में जो है एल्प्स पर्वत हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये देखा कि कुछ पर्वत तो उत्तर से दक्षिण दिशा में है और कुछ पश्चिम से पूर्व में है। तो ऐसा क्यों है, इसलिए इन्होंने तृतीयक जो हमारे युग के टर्शरी जो हमने युग बताया था, हमारा जो सेनोजोइक एरा था, हमारा सिनोजोइक जो हमारा है उसका हमारा जो पीरियड था टर्शरी पीरियड, इसमें जो पर्वत बने उनकी व्याख्या करने के लिए इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इन्होंने शुरुआत करी क्रिटेशियस युग से। क्रिटेशियस क्या था, क्रिटेशियस युग हमारा था मेसोजोइक, जो मध्यजीवी जो हमारा कल्प था, उस मध्यजीवी कल्प के हमारा मध्यजीवी कल्प का जो तीसरा हमारा पीरियड है वो क्रिटेशियस है, जिसमें आपको याद होगा डायनासोर विलुप्त हुए थे। तो इसने कहा कि क्रिटेशियस युग में सिर्फ दो ही स्थलखंड थे। क्या स्थलखंड थे, सिर्फ दो स्थलखंड थे। ऊपर का जो भाग था वो क्या था, लॉरेंशिया था। ठीक है, ऊपर का भाग लॉरेंशिया था और दक्षिण का जो भाग था वो गोंडवाना था। ठीक है, ये गोंडवाना था और उत्तर में लॉरेंशिया था। तो ये कहा इन्होंने, और इन दोनों के मध्य जो है वो बहुत अधिक दूरी थी। क्या थी कि यह तो उत्तरी ध्रुव पे थे लॉरेंशिया पार्ट, और जो गोंडवाना पार्ट था वो दक्षिणी ध्रुव पर था। और उसी टाइम क्या था कि ये दोनों पार्ट जो थे गोंडवाना और लॉरेंशिया, उसी टाइम पे क्या था कि इन्होंने कहा कि चंद्रमा भी उत्पन्न हुआ था। कब, क्रिटेशियस के आसपास ही चंद्रमा उत्पन्न हुआ। और चंद्रमा जो था उसके अंदर क्या थी, ज्वारीय शक्ति थी, उसका ज्वारीय आकर्षण बल था। ठीक है, उस ज्वारीय आकर्षण बल के प्रभाव में क्या हुआ कि उस ज्वारीय आकर्षण बल के प्रभाव में इन कॉन्टिनेंट्स की, जो हमारे सुपर कॉन्टिनेंट्स जो थे, हमारा जो दो थे, लॉरेंशिया जो उत्तरी था और गोंडवाना जो दक्षिण था, इनके मध्य गति उत्पन्न हुई। किसके प्रभाव में बताया, हमारे चंद्रमा की ज्वारीय आकर्षण शक्ति के प्रभाव में। और इसलिए इनमें दो प्रकार की गति उत्पन्न हुई। किसने कहा, ये हमारा कहा टेलर मॉर्गन ने क्या कहा कि इनमें दो प्रकार की गति हुई। एक तो क्या हुई, एक तो गति हुई इनकी विषुवत रेखा की ओर, किसकी ओर, विषुवत रेखा की ओर। और दूसरी इन्होंने कहा कि गति हुई पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, दो तरीके की इन्होंने गति बताई और दोनों के लिए ही जिम्मेदार किसको बताया, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति यानी ज्वारीय बल को बताया कि वो इतना अधिक था, क्योंकि चंद्रमा जब था क्रिटेशियस के आसपास चंद्रमा बना ही था तो पृथ्वी के पास था, इसलिए उसका आकर्षण बल ज्यादा प्रभावी था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इसके प्रभाव में उत्तरी ध्रुव के पे स्थित क्या, हमारा लॉरेंशिया, और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित गोंडवाना पास आने लगे। जब उत्तरी ध्रुव नीचे की से जब लॉरेंशिया नीचे आ रहा था तो उत्तरी ध्रुव पे क्या हुआ, एक तनाव उत्पन्न हुआ। और उस तनाव के कारण क्या क्या बता, तनाव के कारण उन्होंने बताया कि बैफिन की खाड़ी बनी। ठीक है, बैफिन खाड़ी के अलावा क्या बताया इन्होंने, बैफिन खाड़ी के अलावा बनाने की लेब्राडोर जो था वो लेब्राडोर सागर बना यहाँ पे। ठीक है, लेब्राडोर का भी यहीं पे निर्माण हुआ। और बैफिन और लेब्राडोर के अलावा इन्होंने बताया कि इनके अलावा जो यहाँ पे संरचना बनी थी वो था डेविस जलडमरू मध्य, जो हमारा डेविस स्ट्रेट आता है, डेविस स्ट्रेट जो साइबेरिया और उसके बीच में आता है। ठीक है, अलास्का के मध्य डेविस स्ट्रेट आया, लेब्राडोर सी बनाया जो हमारा नॉर्थ अमेरिका के और किसके, ग्रीनलैंड के बीच है। देखिए आप, देखिए जैसे ये है हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब। तो इस ग्लोब पे आप देखेंगे कि जो उत्तरी ध्रुव है हमारा, इस उत्तरी ध्रुव के खिसकने की वजह से ये हमारा यहाँ पे देखिए, ये आप देखेंगे कि ये हमारा क्या बना है, यहाँ पे लेब्राडोर सी बना है।
ठीक है। इस लेब्राडोर सी के पास यहाँ पे उत्तर में देखेंगे तो बैफिन बे बनी है, और ये जो हमारा है ये क्या बना है हमारा यहाँ पे, ये हमारा बना है यहाँ पे डेविस स्ट्रेट, ये देखिए डेविस स्ट्रेट। तो ये तो उत्तरी ध्रुव के इसके वजह से बना। दूसरा इन्होंने कहा कि जो हमारा जो दक्षिणी ध्रुव है इससे जो गोंडवाना ऊपर खिसक रहा था, जो हमारा दक्षिणी ध्रुव से जो गोंडवाना ऊपर जा रहा था, तो गोंडवाना ऊपर जाने के कारण जो हमारा अंटार्कटिक का जो यहाँ है इसके चारों ओर, मतलब हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी ध्रुव है, उसके चारों ओर रॉस सागर का निर्माण हुआ। ये किसने कहा? एफ बी टेलर महोदय ने। और ये किस गति के कारण हुआ? विषुवत रेखीय दिशा में गति के कारण। और इसके लिए जिम्मेदार क्या था? इसके लिए जिम्मेदार था चंद्रमा का ज्वारीय बल। चंद्रमा का ज्वारीय बल इसके लिए जिम्मेदार था, ठीक है। और जब ये दोनों पास पास आए तो इनके पास पास आने के कारण क्या हुआ? हमारे ऐसे पर्वतों का निर्माण हुआ जो पर्वत हमारे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बने हुए थे, ऐसे जैसे हमारा हिमालय है, जैसे हमारे क्या है एल्प्स पर्वत हैं, जैसे हमारा कॉकेसस पर्वत है, ऐसे पर्वतों का निर्माण इस तरीके से हुआ। दूसरा इन्होंने कहा कि इसी ज्वारीय बल के प्रभाव में जो गोंडवाना और हमारा लॉरेंसिया, जब ये हमारा लॉरेंसिया और गोंडवाना जब पास आ गए तो इनके कुछ भाग टूट करके, विखंडित होकर के पश्चिम दिशा की ओर गति करने लगे। और इनका बेस्ट एग्जाम्पल उन्होंने बताया उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो लॉरेंसिया का पार्ट उत्तरी अमेरिका, गोंडवाना का पार्ट दक्षिण अमेरिका, ये मैं बता चुका हूं। इनकी गति जो है वो पश्चिम दिशा की ओर होने लगी, और पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए इनमें आगे जाकर के क्या हुआ? पश्चिम दिशा की ओर गति करने पे इनमें जहां कहीं भी अवरोध उत्पन्न हुआ, चाहे वह कैसे हुआ हो, चाहे वो यहाँ पे कोई वॉल्केनिक आर्क बना हुआ हो, वॉल्केनिक आर्क मतलब क्या बना हुआ है? यहाँ पे वॉल्केनिक आर्क बना हुआ है, मतलब यहाँ पे ज्वालामुखी निर्मित द्वीपों की श्रृंखला है, ज्वालामुखी निर्मित द्वीपों की श्रृंखला है, उससे ये टकरा गए। और टकराने के कारण इनके जो पश्चिमी हिस्सा है, इन पश्चिमी हिस्सा पर क्या बन गए? इन पश्चिमी हिस्से पे हम पे क्या बन गए? जैसे हम यहाँ पे ले, ये हमारा मान लो उत्तरी अमेरिका है और ये हमारा दक्षिण अमेरिका है, तो इसके पश्चिमी हिस्से पर कौन सा? उत्तरी अमेरिका पे रॉकीज पर्वत बन गए और दक्षिण अमेरिका पे एंडीज पर्वत बन गए। तो इन्होंने वलित पर्वतों के उत्पत्ति को समझाने के लिए इन्होंने दो तरह की गति बताई, विषुवत रेखीय गति जिनसे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बने हुए पर्वत हिमालय, एल्प्स और कॉकेसस बने, और जो गोंडवाना और लॉरेंसिया के टूटे हुए भाग जो थे, जो वॉल्केनिक आर्क से टकरा करके पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए जब वॉल्केनिक आर्क से टकराते हैं तो रॉकीज और एंडीज बने। इस तरीके से उन्होंने तृतीय युग के जो पर्वत थे उनके निर्माण की क्रियाविधि को समझा दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये सिद्धांत जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात, और पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो इसलिए क्योंकि यही पहले सिद्धांत देने वाले थे भूवेत्ता जिन्होंने पृथ्वी पर महाद्वीपों के विस्थापन को बताया। बस ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसमें कुछ बड़ा इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भी बातें, जो भी अवधारणा कही वो सब गलत है। कैसे? देखिए ये बात ठीक है कि महाद्वीप और महासागरों की गति जो है वो ऐसे हुई है, मगर महाद्वीपों की गति बिल्कुल ऐसे नहीं हुई है जैसे इन्होंने बताई है, ठीक है। मैंने आपको पहली ज्योग्राफी के जो कुछ वीडियोस में पहले जब आपको बताया था पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास, उसमें मैंने बताया था कि पृथ्वी पे कई बार ऐसा महाद्वीप पास आए हैं और दूर गए हैं, पास आए दूर गए हैं, सुपर कॉन्टिनेंट भी बने हैं और ओशन भी बने हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो बताया पहली बात, इसके दोष जो देखे हम, तो पहला दोष ही निकल के आता है कि इन्होंने जो बताया कि जो ज्वारीय बल जो है, किसका? चंद्रमा का ज्वारीय बल जो है वो इतना अधिक प्रभावी नहीं हो सकता कि वह हमारे पूरे के पूरे जो सुपर कॉन्टिनेंट जो हमारे गोंडवाना और लॉरेंसिया है उनकी ही गति करा दे। तो ज्वारीय बल इतना प्रभावी नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि चंद्रमा का निर्माण भी तभी हुआ था, यह भी बात गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे जो चंद्रमा की जो चट्टानें मिलती हैं, तो चंद्रमा पे जो हमारे वैज्ञानिक जो खोज के लिए गए हैं उन्होंने जो चट्टानें देखी हैं वो हमारी इस क्रिटेशियस टाइम से काफी पुरानी चट्टानें, लगभग पृथ्वी के निर्माण के आसपास ही चंद्रमा का निर्माण हुआ था, लगभग 4.42 अरब वर्ष पूर्व।
तो इस आधार पे हम कह नहीं सकते कि जब चंद्रमा का निर्माण तब हुआ ही नहीं था तो इतना पास नहीं हो सकता कि ज्वारीय बल सफिशिएंट हो। तीसरा, अगर ज्वारीय बल इतना ही अधिक था, इतना ही अधिक ज्वारीय बल था, तो दोस्तों हमारी पृथ्वी जो है वो तो क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। ठीक है, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी तो घूर्णन कर रही है, तो ये जो घूर्णन कर रही है और जो परिभ्रमण कर रही है, ये घूर्णन और परिभ्रमण जो हमारा है इसको ये रोक देना चाहिए था। ज्वारीय बल अगर इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत था, तो हमारी जो पृथ्वी जो है उसकी घूर्णन गति को ही ये रोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए। वो इतनी तेजी से घूम रहा है, उस पर इतना आकर्षण लगा देगा कि वो स्टॉप हो जाएगी, तो पृथ्वी घूमनी नहीं चाहिए। मगर तो ये तो आज भी नहीं है, पृथ्वी तो अपनी अक्ष पे घूम रही है। चौथा जो इसके कमी निकल के आती है, चौथी कमी क्या निकल के आती है इसकी, इन्होंने क्या कहा कि गोंडवाना तो भैया कहां था, उत्तरी ध्रुव, लॉरेंशिया तो कहां था, उत्तरी ध्रुव पे, और गोंडवाना कहां था, दक्षिण ध्रुव पे। और इन्होंने सिर्फ पर्वतों के निर्माण के लिए इन्होंने गोंडवाना और लॉरेंशिया को कई हजार किलोमीटर दूर तक चलवा दिया। अब देखिए, आप उत्तर ध्रुव से और विषुवत की तरफ आएंगे, नीचे दक्षिण ध्रुव से विषुवत की ओर आएंगे। ठीक है, तो आप लगभग कितना चल लिए, लगभग 6000 किलोमीटर आप चल लिए। ठीक है, इतनी दूरी तक चलने के बाद इन्होंने पर्वतों के निर्माण की संरचना को बताया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पर्वतों के निर्माण के लिए आपको मुश्किल से 30 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करना ही सफिशिएंट है। 30 से 60 किलोमीटर भी अगर हमारे महाद्वीप चलेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से टकरा भी जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो कॉन्टिनेंटल, अगर इससे नहीं तो वोल्केनिक आर्क से टकराएंगे। इसलिए हमारे जो पर्वत, जो तृतीयक श्रेणी के जो पर्वत बने हैं, तृतीयक युग के बने हैं, उनके लिए हमें 30 से 60 किलोमीटर चलना ही पर्याप्त है। ठीक है, और पांचवा जो इसकी कमी निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि इन्होंने कहा कि क्रिटेशियस के बाद तृतीयक युग के नवीन वलित पर्वत बने। ठीक है, तो बट नवीन वलित पर्वतों को तो जो थे हमारे फोल्डेड माउंटेन्स थे, जो हमारे जो नए जो फोल्डेड माउंटेन्स थे, उन न्यू फोल्डेड माउंटेन्स की तो उन्होंने बता दिया, पर उन पर्वतों का क्या जो तृतीयक युग से पहले बने। जैसे तृतीयक युग से पहले देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे इंडिया में ही है, अरावली पर्वत। ये कैसे बना भाई, यानी कि टर्शियरी युग से पहले के अरावली पर्वत कैसे बना। अरावली के अलावा हम देखें तो क्या कह सकते हैं हमारा कि यूराल पर्वत कैसे बना। ठीक है, कैलेडोनियन पर्वत कैसे बने, हमारे हर्सिनियन जो पर्वत हैं वो कैसे बने, अपलेशियन कैसे बने। ठीक है, इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो मिलती है हमारी ऑस्ट्रेलिया के वहां, कनाडा में जो हमारे पुराने जो मिलते हैं पर्वत, वो कैसे बने। तो इनका इसमें कोई साक्ष्य था ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ नवीन वलित पर्वतों की बात कर रहे थे। पुराने वलित पर्वत कैसे बने ये नहीं बता पाए। तो इस तरीके से हमारे मिस्टर एफ.बी. टेलर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वह भी असफल साबित हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको महाद्वीप और महासागरीय नितल की उत्पत्ति के सारे सिद्धांतों को बता चुका हूं, 4 इंपॉर्टेंट सिद्धांतों को। अब इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम जो है वेगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत लेंगे, इसके हम प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को पढ़ेंगे, ये आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मगर मुझे ये जो 4 जो सिद्धांत थे वो इसमें ही इंक्लूड करने थे, क्योंकि इन चारों का कहीं न कहीं कनेक्शन है, क्योंकि इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बिल्कुल ही सेपरेट, बिल्कुल ही अलग होने वाले हैं। तो इसलिए आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा मिलेगा। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको इस कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और देखेंगे आगे के हमारे महासागरीय और महाद्वीपीय नितल उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।